नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एस्थेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने और लीडरशिप की मैंने आपको स्टाइल बताए थे और 2 थ्योरीज बताई थी। आज भी मैं आपको 2 थ्योरीज बताऊंगी और उसके बीच बीच में जो मतलब कि ऑथर ने अलग से क्या अपनी थ्योरीज दी हैं, तो उसमें से क्वेश्चन जो पिछली बार बहुत बार, एक टॉपिक तो ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार वैसे मैंने करवाया भी हुआ है और एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा वो। फिर उसके बाद हमारी 2 थ्योरीज और रह जाएंगी। एक्चुअली टॉपिक लंबा था ये वाला और क्वेश्चन 2 आने के चांसेस हैं। एक तो आज वाले में से एक मैंने पिछली बार बताया था और एक जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा समझना नहीं है, सिर्फ अब तो हमें याद रखना है कि हाँ जी ये वाला राइटर है, इसने ये थ्योरी दी और इसके अंदर ये है। बाकी डिटेल में फिर कभी अच्छे से करेंगे। एक बार आप ये ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको 2 थ्योरीज बताई थी। ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में मैंने ये बताया था लीडरशिप के अंदर। ग्रेट मैन थ्योरी क्या होती है कि जो लीडर है ना वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मतलब कि लीडर के अंदर एक ऐसी पर्टिकुलर एक क्षमता होती है कि जो उसको पहचान होती है कि लोग उसके पीछे भागते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका बोलने का स्टाइल और कुछ ट्रेट भी बताए थे। आज मैं आपको बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बता रही हूँ कि बिहेवियरल थ्योरी क्या होती है। कि मतलब कि ये इसकी जस्ट अपोजिट है। ये कहती है कि जो लीडर हैं वो बनाए नहीं जाते, लीडर मतलब बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते। सिचुएशन के हिसाब से जो उनका जो व्यवहार होता है वो लीडरशिप बनाता है। लीडर पैदा कैसे हो सकते हैं? हर एक के लिए अलग सिचुएशन है। मान लो मैंने कह दिया कि हाँ जी अच्छे व्यक्तित्व वाला तो लीडर बन सकता है। अब बाई चांस किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे व्यक्तित्व की तो कोई बात ही नहीं है, जो सिचुएशन को संभाल सके, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बिहेव के हिसाब से लीडरशिप बनती है। तो क्या है देखिए ध्यान से, बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी हुई थी। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर 2 थ्योरीज हुई थी, एक तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में और एक ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। बहुत बार आता है ये, 1940 के बाद हुई थी ये वाली। ये क्या कहते हैं कि अगर आपका बिहेव अच्छा है, आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छी हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अच्छा सब कुछ दे रहे हो उनके अकॉर्डिंग, तो सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि हाई मैनेजमेंट, हाई वर्कर, हाई एक्सपेक्टेशन, सब कुछ हाई है तो हाई ही रहेगा। तो इसका मतलब कि क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर चीज़ हाई है तो हाई मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर मतलब 2 कंसेप्ट बताए गए। एक तो ये बोला गया कि अगर हम सब कुछ अच्छा करते हैं, अगर हायर मैनेजमेंट है, हाई थिंकिंग है, हम फैसिलिटी पूरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सब कुछ कर रहे हैं, तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ, या दूसरी कह सकते हैं थ्योरी निकल के आई कि ऐसा नहीं है, कई बार ऑब्जेक्शनल भी हो जाता है, कई बार सब कुछ होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। ये थ्योरी ये कहती है। फिर उसके बाद आया जी इसके अंदर मिशिगन स्टडी के अंदर। मिशिगन स्टडी मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुई थी। उसमें भी 2 तरह से कंसेप्ट थे। एक तो था जी एम्प्लॉय ओरिएंटेड और एक है जी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड के अंदर एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखा गया और कहा गया कि भी एम्प्लॉयज़ को अगर पूरी तरह से सब कुछ दिया जाएगा ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक और थ्योरी भी रखी गई, रिसर्च की गई इसके ऊपर, प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ काम से मतलब है, हमें प्रोडक्शन चाहिए, हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हमें एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप से क्या मतलब है? हमने एक फैक्ट्री बनाई हुई है तो हम उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, हमने क्या रिलेशन बनाना है उनके साथ? कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभानी ना, हमें तो सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, हमें रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये थ्योरी ये कहती है। तो इसके लिए मैनेजरियल ग्रिड एक बनाई गई जिसके ऊपर रिसर्च भी की थी। बहुत बार मैं कहती हूँ पिछले 3 साल क्या लगभग नेट के अंदर कोई ऐसा नेट का एग्जाम नहीं गया कॉमर्स का जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हुआ। एस्थेट का 3 साल में क्वेश्चन ना आया हुआ, 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वैसे तो मैंने मेरी वीडियो में पूरी डिटेल में इसके ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि अब तो दिन हमारे 10-12 रह गए, तो उसमें तो रिवीजन भी साथ के साथ करनी है हमें। तो देखिए ध्यान से, मैनेजरियल ग्रिड किसका पार्ट है? बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है, लीडरशिप की बिहेवियरल थ्योरी के अंदर।
ये क्या कहते हैं कि आर ब्लैक और जेम्स मोशन ने कौन सी यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, अगर आ जाए कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के ऊपर के अंदर रिसर्च करी थी इसमें कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड है या फिर एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। तो इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर 81 स्टाइल बताए थे, 81 स्टाइल बताए थे, और उसमें से ये कुछ 5 स्टाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, स्टडी भी इसके ऊपर हुई है सब कुछ, कि मतलब कि 9x9 का सिस्टम था कि 9 ही पर्सन हैं और 9 वर्क हैं, उनको अलग अलग करके 81 स्टाइल थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये 5 ही हैं, वो देखिए आप ध्यान से। इसके अंदर एक तो ये था 5.5, यानी कि 5 ही पर्सन हैं और 5 ही टास्क हैं, 5 लोग 5 काम। तो इसको क्या माना गया, इसको माना गया कि भाई मैन मैनेजमेंट है, मतलब कि ठीक है, एवरेज है भाई, ठीक है, लोग ऊंचा तो नहीं सोच सकते, नीचा भी नहीं सोच सकते, एवरेज में काम चल रहा है। जैसे बहुत बार होता है ना, हम अगर कभी देखते हैं फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है तो उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ना सैलरी वैलरी इतनी बड़ी, ना एम्प्लॉय, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। कई लोगों का तो जैसे मतलब कोई ब्रांड ऐसा है, आपने देखा होगा सालों से वही लेबल चलता आ रहा है, चेंज ही नहीं होगा। तो उस तरह की जो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ लीडरशिप होती है, वो 5.5 है। फिर है जी आपका 1.9। 1.9 का मतलब होता है काउंट्री क्लब जिसको बोला जाता है। 1.9 के अंदर क्या है कि 1 तो टास्क है और 9 पीपल है, एक ही काम करना है, 9 पर्सन है, कोई भी कैसे भी कर ले। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक काम 9 बंदे करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये किस्म से इसको क्या बोला जाता है, काउंट्री क्लब बोला जाता है, कि सिर्फ है ना हमने तो एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बना रखी है, दोस्ती है, सब कुछ है, काम कुछ भी नहीं है। तो ये है काउंट्री क्लब। फिर है जी एक आपका इसके अंदर 1.1 यानी कि 1 पीपल 1 टास्क। एक तो पीपल वाला है, मतलब कि इस साइड वाला, और ये टास्क वाला है। तो 1 पीपल 1 टास्क का मतलब क्या हो गया, एक ही पर्सन है और एक ही उसको काम दिया गया है। तो ठीक है, वो तो छोटी सी दुकानदारी सी होगी कि हाँ जी एक बंदा एक ही काम कर रहा है, उसके बाद उसको कुछ नहीं करवाना हमने। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट करो, कुछ तो बढ़ाओ, क्या एक ही काम करोगे क्या आप। तो 1.1 हो गया। फिर आ गया जी आपका 9.1। 9 पॉइंट का मतलब क्या हो गया जी, 9 तो वर्क हैं हमारे पास और 1 ही पीपल है, यानी कि एक बंदा है, हमने तो अपने मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन को रखा हुआ है, वही मैनेजमेंट करता है, वही हाउसकीपिंग करता है, वही सब कुछ कर रहा है, वही शेफ है, वही सब कुछ है, भागा भागा किचन में से आ रहा है, हाँ जी मुझे बताओ क्या काम करना है, और वही मैनेजमेंट करता है, वही बिल काट रहा है, अकाउंट भी वही बना रहा है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो इस तरह के मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है जिसको, कि जिसके अंदर काम का इतना प्रेशर है, एक एक बंदे के पास 15-15, 20-20 काम दे रखे हैं, वो जुटा हुआ है। तो ये होता है हमारा ऑटोक्रेटिक। सबसे अच्छा वर्क किसको कहा जाता है, 9.9 को, टीम मैनेजमेंट। 9 वर्क हैं, 9 ही पीपल हैं, यानी कि एक पीपल को एक वर्क दिया गया है, और अगर मान लो कोई, और उसमें से भी 9 में ये देखा जाएगा कि कौन सा किस काम में परफेक्ट है, उसको वही काम दिया जाएगा। टीम मैनेजमेंट है, मुट्ठी है, मिलके काम करना है। तो एक टीम बना के अब तो आपने क्या करना है, अपना जुट जाइए तैयारी में। एक अपनी टीम क्या है, अपनी खुद की टीम है, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, इसको इम्प्रूव करना है, हमने टीम बनानी है और अपना मेहनत करनी है। ये है जी मैनेजरियल ग्रिड, आर ब्लैक एंड जेम्स एस मोशन ने दिया था। स्टाइल पूछ ले तो 81 है। क्वेश्चन इनमें से ही आ जाता है कि 1.9 क्या कहता है, या काउंट्री क्लब क्या कहता है, मैन मैनेजमेंट क्या कहता है, या फिर इम्प्रूवमेंट कौन से सेक्शन में हो सकती है, ऑटोक्रेटिक कब होता है, और 9.9। कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी संस्था जिसके अंदर मतलब कि वर्कर्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वो कौन सी है, तो वो आ जाएगी 9.1। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये थ्योरी थी आपकी बिहेवियरल थ्योरी। एक तो ओशो स्टेट लीडरशिप थ्योरी है, ओहियो स्टेट थ्योरी 1940 के बाद हुई है। मिशिगन स्टडी है एक आपकी। एक अब आगे दूसरी थ्योरी है जी हमारी कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी में काफ़ी डिफरेंस है। कंटिजेंसी का मतलब क्या होगा कि इंसान जो व्यवहार करता है, लीडर है, व्यवहार करता है, वो उससे जाना जाता है, मान लिया ये वाली बात। लेकिन हर किसी पर्सन के बाद एक अलग सिचुएशन होती है,
उसे उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। हम भी लगा लो, अगर हम अपने घर के अंदर है तो हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई और पर्सन है वो कोई अलग से काम कर रहा हो, उसको एक अलग रोल मिला हुआ है, उसके पास एक अलग सिचुएशन है। तो हर किसी को हर सिचुएशन के हिसाब से, वो हर सिचुएशन में वही पर्सन फिट नहीं बैठेगा। हर सिचुएशन में हर जो मतलब लीडरशिप है उसको एक अलग से व्यवहार करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंसी थ्योरी। तो इसके अंदर एक था जी फेडलर कंटीजेंसी मॉडल, जो कि 1967 में आई थी। ध्यान रखिएगा ईयर और ये अपने जो राइटर के नाम है, जो थ्योरी जिसने दी है, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फेडलर ने दी थी ये 1967 में। उसने क्या कहा कि LM लीडर मेंबर, यानी कि अब मतलब कि एक लीडर है, वो किसको लीडर कर रहा है, मतलब किसको लीड कर रहा है, वो उसके डिपेंड करेगा उसके मेंबर्स के ऊपर। ये भी तो है ना कि कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल काम जानते ही नहीं, उनको तो कोई भी खड़ा होकर कह देना हाँ जी आपने ये काम करना है, वो कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन कुछ बड़े सियाने होते हैं, उनको लीडर भी ऐसा चाहिए होता है जो कि मतलब कि अच्छे से उनके हिसाब से ही हो। तो मेंबर के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाती है। दूसरा क्या है, टास्क के हिसाब से भी टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि अब मैं कहूँ कि मैं तो लीडर बनूंगी, हाँ जी मुझे तो काम करवाना है लोगों से। अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई, वहां पे काम करवाने का तरीका इस ढंग से है ही नहीं कि लीडर की जो तो पर्टिकुलर जो डेलीगेशन है वो सीधा ओनर से ही आती है और काम सब कुछ हो रहा है सही, तो लीडरशिप की वहां पे जरूरत ही नहीं है, तो मैं काहे की लीडरशिप करूंगी। तो वो डिपेंड करता है टास्क स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा काम कैसा है, क्या हमें लीडर्स की जरूरत है, हमें मतलब कि सुपरवाइजर की जरूरत है, या वैसे ही हम लोग कर लेंगे। तो ये होता है टास्क स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, LPP यानी कि लीडर पोजीशन पावर। लीडर की पोजीशन कैसी है वो डिपेंड करता है। अब हम मान लो अगर किसी को वोट देते हैं, हमारे नेता चुनते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी पोजीशन देखते हैं। ऐसे कोई नया पर्सन आके खड़ा हो जाए, हाँ जी मैं आपका लीडर बनूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। हम उसका पिछला बैकग्राउंड भी देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो कल को कोई समस्या ऐसी आ जाती है उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो आ जाता है लीडर पोजीशन पावर। ये ध्यान रखना है आपने। 1967 में फेडलर कंटीजेंसी मॉडल ये बताती है, 3 तरह से पॉइंट बताए थे उसने। फिर आ गया जी आपका लीकर्ट फोर जो है, लीकर्ट फोर मैनेजमेंट सिस्टम का मॉडल बताया था उसने। लीकर्ट फोर मैनेजमेंट सिस्टम किसने दिया था, लीकर्ट ने दिया था, ये भी 1967 में ही था, 1967 में। लीकर्ट फोर मैनेजमेंट सिस्टम, ये ध्यान रखना है आपने। और इसको पहचान कब मिली थी, इसको पहचान मिली थी 1981 में। थ्योरी दे दी थी 1967 में और पहचान मिली थी 1981 के अंदर, 1981 के अंदर लीकर्ट ने दी थी। 4 मैनेजमेंट सिस्टम थे। 4 मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से थे इसके अंदर, एक तो यही था मतलब कि रिलेशनशिप अच्छे होते हैं मैनेजर के। एक ऑटोक्रेटिक है, जैसे कि एक ऑटोक्रेटिक है, एक इसके अंदर डेमोक्रेटिक है, और दूसरा जो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, और एक रिलेशनशिप बना के रखता है। कभी तो वो क्या करेगा कि भी गुस्सा कर लेगा, और कभी वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। दोनों का अलग अलग रूप है, एक बार ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, एक बार डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला जुला के है कि कभी तो गुस्सा कर लिया और कभी वो कर दिया। और एक होता है कंसल्टेटिव। तो 4 प्रकार से मैनेजमेंट के स्टाइल बताए थे उसने मैनेजमेंट सिस्टम के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और एक रिलेशनशिप बना के रखता है दोनों में, और एक हो गया जी कंसल्टेटिव। ये 4 प्रकार से इसके सिस्टम होते हैं। किसने दिए थे, लीकर्ट ने दिए थे 4 मैनेजमेंट सिस्टम 1967 में। पहचान में कब आया था, 1981 में। ध्यान रखिएगा इसको भी आप। उसके बाद एक और मॉडल है, ये भी बहुत ही कंटीजेंसी थ्योरी का ही है, रूम येटन मॉडल। किसने दिया था, ये दिया था जी विक्टर रूम ने और फिलिप येटन ने 1973 के अंदर। ध्यान रखिएगा, रूम येटन मॉडल 1973 के अंदर विक्टर रूम और फिलिप येटन ने दिया था 1973 के अंदर। ठीक है, ये दिया था जी उसने। और उसके बाद उसने क्या कहा, रूम येटन मॉडल ने क्या कहा था,
उसने कहा था कि जो भी समस्या आती है ना उसका डायग्नोज किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। जो निवारण करता है ना वही लीडर होता है। मतलब कि अगर कोई ऐसी कोई समस्या आई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उस समय उस सिचुएशन को निवारण करेगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा, वो क्या हो जाएगा जी, वो लीडर बनेगा। तो रोम येटन मॉडल 1973, नाम याद रखना है, विक्टर रोम एंड फिलिप येटन ने 1973 में किसकी थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी है ये लीडरशिप की। उसके बाद एक और थ्योरी आई, इसके कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर ऑथर चेंज हो रहा है। फिर ये देखिए, रूम एंड ऑर्थर जागो, रूम एंड ऑर्थर जागो वही विक्टर रोम है, विक्टर रोम एंड ऑर्थर जागो ने 1980 में दी थी। इसने क्या कहा था, इसने दो तरह से मतलब कि स्टडी की थी। इसने ये बोला कि ऑटोक्रेटिक लीडर नंबर 1 और ऑटोक्रेटिक लीडर नंबर 2, फिर है जी कंसल्टेंसी लीडर नंबर 1 और कंसल्टेंसी लीडर नंबर 2। इन दोनों को मिला के अलग अलग स्टडी की कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर ये दोनों फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। तो ये स्टडी की गई थी इसके ऊपर, A1, C1, A2 और C2, ऑटोक्रेटिक लीडर 1 और कंसल्टेंसी लीडर 1, ऑटोक्रेटिक लीडर 2 और कंसल्टेंसी लीडर 2। इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों सिचुएशन की इनके ऊपर थ्योरी की गई थी, स्टडी की गई थी। तो आपने क्वेश्चन कैसे कैसे, मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आना इसी में से ही है। देखिए ध्यान से, बिहेवियरल थ्योरी हुई थी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, लीडरशिप की स्टडी की गई थी 1940 के बाद। मिशिगन स्टडी के अंदर दो तरह से स्टडी की गई, एक तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फिर एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड के ऊपर कौन सी स्टडी की गई, मैनेजरियल ग्रिड बनाया गया। 81 प्रकार के स्टाइल थे, 81 स्टाइल थे इसके अंदर। आर ब्लैक एंड जेम्स एस मोर्टन ने करी थी ये थी जी काउंट्री क्लब, इम्प्रूवमेंट, मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जी हमारी कंटिजेंसी थ्योरी, फेडलर कंटिजेंसी मॉडल 1967 के अंदर। और उसमें क्या था कि एक तो है जी हमारा LM, लीडर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मेंबर्स पे डिपेंड होते हैं। लीडर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, टास्क के ऊपर, यानी कि हर एक की अपनी एक सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है। फिर था LPP, लीडर पोजीशन पावर, लीडर की पोजीशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर आ गया जी लीकर्ड फोर मैनेजमेंट सिस्टम, ये कब आया, 1967 में। इसमें 4 टाइप के मैनेजमेंट होती है, कौन कौन सी होती है जी, ऑटोक्रेटिक होती है, कंसल्टेंसी होती है और एक डेमोक्रेटिक, और एक दोनों के बीच की होगी ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक की मतलब कि मिलजुल के काम करना भी, कभी तो उसको डांट दिया, कभी ऑटोक्रेटिक हो गए, कभी डेमोक्रेटिक हो गए, इस तरह से। तो अब ये 4 तरह की थ्योरी होती है, इनके रिलेशनशिप बना के जो रखता है। ये 4 सिस्टम थे इसके, 1981 में पहचान में आया। फिर आया रोम येटन मॉडल 1973 में, यानी कि विक्टर रोम एंड फिलिप येटन, जिसने क्या कहा था कि मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अगर डायग्नोज किया जाए, समाधान किया जाए, तो वो लीडर है। फिर आ गया रोम ऑर्थर जागो 1980 के अंदर। इसने क्या किया था, A1 मतलब कि क्या था कि ऑटोक्रेटिक लीडर 1 और ऑटोक्रेटिक लीडर 2 और कंसल्टेंसी लीडर 1 और कंसल्टेंसी लीडर 2 को शामिल किया था। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज थी जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी का पार्ट मैं आगे कराऊंगी और रिवीजन सीरीज भी साथ साथ चलती रहेगी हमारी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।